हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 18 को कवर करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं वह सभी स्टूडेंट वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश वर्ष में शुरू की गई थी। तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 1793 राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो टॉमस मुनरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। टॉमस मुनरो को इसका जनक कहा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का। टॉमस मुनरो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे, उनके द्वारा आपकी 1793 यह रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी भू राजस्व प्रणाली हो जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार ही की थी, वही उनकी पहली और आखिरी आपकी अधिवेशन की अध्यक्षता थी। अगर बात करें तो यह बेलगांव अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में 1924 में इसकी अध्यक्षता की गई थी आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया है। महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वह राजघाट नई दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। देखिए ये सभी बातें आपको महात्मा गांधी से संबंधित याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा, जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वह किया गया था आपके 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी द राइट आंसर। 13 दिसंबर 1946 को आपकी प्रस्तावना की बात की जाए, प्रस्तावना आपके संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को पेश किया गया था आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि संविधान सभा ने उसे कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी, सॉरी यहाँ पे तो प्रस्तावना की बात की जाए तो प्रस्तावना आपका जो 22 जनवरी है ना, 22 जनवरी 1945 को संविधान सभा के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई थी, इसको अपना लिया गया था। अगर बात करें जो आपकी ये प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना इसे क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है इस प्रस्तावना को, और इसे ही आपका भारतीय संविधान की परिचय पत्र भी कहा जाता है। अगर आपको भारत के संविधान को जानना है तो आप केवल प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको सारे पता हो जाएंगे आपके संविधान के बारे में, इसलिए आपका यह कहा गया है इसके परिचय पत्र के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों जो पंचवर्षीय आपकी योजना रही उसको कहाँ से लिया गया? तो सोवियत यूनियन रूस से लिया गया है। वहीं अगर बात करें इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू इसके जनक माने जाते हैं आपके पंचवर्षीय योजना के। उनके कार्यकाल में ही पंचवर्षीय योजना आपकी शुरुआत की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक रही, और जो दूसरी आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वह आपके 2012 से लेकर 2017 तक रही। ठीक है, अगर बात करें कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी तो 12 पंचवर्षीय योजना आपकी लागू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों जो आपकी धर्म गार्जियन आपका एक्सरसाइज होता है वह भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। यह अभी हाल ही में आपके राजस्थान में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर बात करें भारत और जापान के बीच और कौन सा होता है तो धर्म गार्जियन के अलावा यहाँ पे वीर गार्जियन भी आयोजित किया जाता है। तो वीर गार्जियन आपको याद रखने हैं। ठीक है, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन ये सभी, और जीमैक्स भी याद रखना है। जीमैक्स यह भी आपका आयोजित किया जाता है एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट देखेंगे। वहीं अगर बात की जापान की बात करें तो जापान जो है दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या होती है? तो जापानी येन यहाँ की मुद्रा आती है। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके
यह किया गया है आपके टी.एस. कृष्णा। टी.एस. कृष्णा को आपके प्रसिद्ध जो आपका प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार है, यह टी.एस. कृष्णा को दिया गया, अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों पर्यटन के लिए जमीन खरीदने वाला जो कि जम्मू आपके कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन चुका है, तो यह महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र ने अपने पर्यटन के लिए वहाँ पे आपकी जो जम्मू कश्मीर है, कश्मीर में अपना जमीन खरीदा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वही अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में आपका भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल बना है, जो कि आपका अटल सेतु इसका नाम रखा गया, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। तो अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। यह किसको जोड़ता है, तो जो मुंबई है आपके महाराष्ट्र में आपके सेवरी को लेकर, सेवरी स्थान को चिरले स्थान से जोड़ता है, सेवरी को चिरले से जोड़ता है। आप इन्हें याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो अटल सेतु है वह किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो सेवरी को चिरले से जोड़ता है। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगर बात करें महाराष्ट्र में आपकी घाट दर्रा स्थित है, कौन सा, तो थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, याद रखिएगा। थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, यह दोनों आपके महाराष्ट्र में स्थित दर्रे हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जिसका पहले क्या नाम हुआ करता था, गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। गाजी मलिक के इसका नाम था, और इसने गयासुद्दीन तुगलक का नाम भी इसको पता है, तो बहुत लोग को गाजी मलिक नहीं पता, तो गाजी मलिक भी आपको बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। गाजी मलिक जो है वही उसी को आपके गयासुद्दीन तुगलक बोला जाता था। गयासुद्दीन तुगलक जो था, यह तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री आया था, जिसका नाम इब्न बतूता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा आपके 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, तो 550 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 550 आपकी कुल संख्या होती है लोकसभा में। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में आपके 530 कहाँ से आते हैं, तो 530 तो आपके राज्यों से हो जाते हैं। ठीक है, वहीं आपके जो 20 होते हैं वह केंद्र शासित प्रदेशों से हो जाते हैं। लेकिन यह 550 यहाँ पे अधिकतम संख्या हो जाती है आपके सदस्यों की, कहाँ पे, लोकसभा में। लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में आपके 543 है, 543 वर्तमान में है, याद रखिएगा। अधिकतम 550 हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार है। तो याद रखिएगा आपके संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो बी.एन. राव आपके संवैधानिक सलाहकार हो जाते हैं। बी.एन. राव का पूरा नाम हो जाता है वेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम हो जाता है। यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वहीं अगर बात करें कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो संविधान को बनाने के लिए किसको श्रेय दिया जाता है, तो यह भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। इन्होंने संविधान सभा के मसौदा जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे, इन्होंने मसौदा तैयार किया था 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को 1949 में भीमराव अंबेडकर जी ने मसौदा तैयार किया था संविधान सभा का, याद रखिएगा, इनके द्वारा ही लिखा गया था। वहीं अगर बात करें कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। इनके बाद आपके राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाता है। यहीं पे आपका दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। दाची-गम जिसे किस लिए जाना जाता है, तो दाची-गम की बात करें तो यह आपके हंगुल के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि गंगा नदी की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी की बात करें तो इन्हें आपके पद्मा के नाम से जाना जाता है, आपके कहाँ पे, तो बांग्लादेश में। और जमुना को किसके जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है आपके कहाँ पे, तो यह कहा जाता है बांग्लादेश में। तो इन दोनों को नाम आपको याद रखने हैं। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका कि हाँ दोस्तों, अगर बात करें इन दोनों की, जो जमुना और आपकी पद्मा है, इन दोनों के संगम को क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। जब दोनों नदियाँ मिलती हैं तो उन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो बैकाल झील। बैकाल झील सबसे गहरी झील हो जाती है, याद रखिएगा। यह कहाँ पर स्थित है, यह रूस में स्थित हो जाती है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी गहरी झील हो जाती है।
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। तो माता टीला की बात करें, यह बेतवा नदी पे बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ललितपुर की बात की जा रही है यहाँ पे, ललितपुर की बात करें तो यह एमपी यानी मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ आपका जिला हो जाता है। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का यह जिला 3 तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से। ललितपुर की बात करें तो यहाँ पे यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हो जाता है और यहीं पर आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी स्थित है और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है ललितपुर से संबंधित। ललितपुर आपका बुंदेलखंड का एक जिला हो जाता है, ठीक है। ये बुलंदशहर आपके जो बुलंदखंड होता है ना, उन डिस्ट्रिक्टों में से एक हो जाता है यह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी और यह किसके निर्देशक पे की थी? तो जॉन मार्शल के निर्देशन पर इसकी खोज की गई थी। बात करेंगे यहाँ पे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। चलिए यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो आपका संरक्षण अधिनियम है, यह आपके 1986 में आपका पारित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वहीं आगे देखिए अगला, अगर हम क्वेश्चन पूछें यहाँ पे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया कि चमड़ा उत्पादन के लिए किस क्रांति का सहारा लिया गया था। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया किस क्रांति का सहारा लिया गया था। तो यह खाकी क्रांति का सहारा लिया गया था चमड़ा उत्पादन के लिए। वहीं अगर बात की चमड़ा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो आपका भूरी क्रांति हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे कि जो आपका केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। वहीं लेदर सिटी के बारे में बात करें तो लेदर सिटी कैसे कहा जाता है? कानपुर के लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यह सभी बातें जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट में, तो आप सब इन्हें नोट डाउन करते हुए चलेगा किसी कॉपी में, याद रखिएगा। आप जैसे ही रोज इसका रिवीजन करते होंगे तो आप जीके जीएस में खुद ही अपने को महसूस करते होंगे कि हम कितनी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों हम सभी आप यहाँ पे क्लास देखते होंगे कि जीके और जीएस के लिए यहाँ पे हम आरपीएफ के स्टूडेंट के लिए डेली कितने क्वेश्चन कराते हैं? तो डेली हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन कवर कराते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन। तो यह 50 क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट डेली यहाँ पे कवर करता है वह अपने आप में खुद ही अपने आप को एक अच्छे लेवल में देख रहा होगा क्वेश्चन की तरफ, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, तो दोस्तों आप लोग भी इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को आपका जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि 18 मार्च को क्या मनाता है, 18 मार्च को आपका आयुध दिवस मनाता है, आयुध निर्माण दिवस, याद रखिएगा। वहीं अगर बात की 20 मार्च को, तो विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है और इसी दिन ही आपका विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस की बात करें तो विश्व गौरैया दिवस और विश्व खुशहाली दिवस दोनों आपकी 20 मार्च को मनाए जाते हैं। जो गौरैया है वह किस केंद्र शासित प्रदेश का पक्षी हो जाता है? तो दिल्ली का जो पक्षी है वह गौरैया हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे ध्वनि नहीं होना चाहिए, ध्वनि होना चाहिए था, ठीक है। ध्वनि, तो जो ध्वनि है वह किस माध्यम से नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, तो निर्वात आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा निर्वात इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा किस में दौड़ती है? तो ठोस में। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। वहीं अगर बात करें कि धीमी किस में होती है, तो गैस में। गैस में सबसे धीमी होती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि किस में एकदम ही नहीं होता है, तो निर्वात में बिल्कुल भी नहीं होता है ध्वनि की चाल, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी है कि बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो याद रखिएगा यह चगताई तुर्क में की गई है, तो तुर्की भाषा में लिखा गया आपके बाबरनामा। बाबर की जो जीवनी है यह बाबरनामा, बाबर ने स्वयं इसकी लेखन की है, बाबर ने स्वयं बाबरनामा लिखा है, याद रखिएगा। बाबर किसकी संस्थापक माना जाता है? तो बाबर जो है यह मुगल वंश का संस्थापक है, याद रखिएगा। और एक तो यह मुगल शासक हो गया जिसने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी है। एक आपके मुगल सम्राट हो जाते हैं जहांगीर, इन्होंने भी अपना जहांगीरनामा अपनी
किस भाषा में लिखी है? तो अपनी स्वयं की है आत्मकथा। दो ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। एक तो बाबर हो गए थे, दूसरे हो गए थे आपके जहांगीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो कीटाणु रहित के लिए आपका ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात की जाए तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaClO2। यह इसका फार्मूला होता है आपका किसका? तो ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वहीं अगर बात करें बेकिंग सोडा का जो फार्मूला है वह क्या हो जाता है? तो बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3 कहा जाता है। आपके CO है TCO3 बेकिंग सोडा, जो कि खाने का सोडा होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? तो याद रखिए, स्वैच्छिक का मतलब होता है जो स्वयं से हम करें, जो हमारे अंडर में हो, जो हम उसे करना चाहें तभी हो या फिर ना हो। ठीक है, तो मुट्ठी को बंद करना या खोलना वो हमारी स्वैच्छिक मतलब की कार्रवाई हो जाती है। हम स्वयं उसको मुट्ठी को बंद करते हैं और खोलते हैं। दिल की धड़कन और कुर्सी को चलाना, एक कुर्सी को चलाना या फिर एक वस्तु लेना, तो ये सभी हम स्वैच्छिक कार्रवाई है। और कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। तो दिल की धड़कन जो है यह स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, यह अनैच्छिक क्रिया है। एक तो दिल की धड़कन, दूसरी आपकी पलक, जो आपकी आँख की पलक होती है वह अनैच्छिक होती है, तो यह आपकी स्वैच्छिक नहीं है। तो दिल की धड़कन और आँखों का पलक जो होता है यह दोनों आपकी अनैच्छिक है, याद रखिएगा। तो आपका दिल की धड़कन राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। वहीं अगर बात करें कि एक आपके स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य की बात की जा रही है यहाँ पे, तो स्वस्थ मनुष्य में आपकी जो हार्ट बीट होती है वह 60 से लेके 100 प्रति मिनट आपके अंदर चाल चलती है। तो आपका यह याद रखिएगा, 60 से 100 के अंतर बीच आपकी हार्ट बीट चलती रहती है। एक स्वस्थ मनुष्य की बात की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए कि यह हार्ट बीट है वह किस में मापा जाता है, तो स्टेथोस्कोप में मापा जाता है या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे ECG कहा जाता है। इससे दिल की धड़कन का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा था? तो द राइज ऑफ शिवगामी के लेखक कौन हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसके लेखक हैं आपके आनंद नीलकंठन। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अरुंधति राय की बात करें तो इन्हें क्या मिला था? बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुस्तक के लिए? तो अरुंधति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए यह पहली भारतीय थी जिन्हें आपके बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सलमान रुश्दी की पुस्तक हो जाती है द मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि एनाहिम USA में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो याद रखिएगा, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। यह आपके भारोत्तोलन से संबंधित हो जाती है। किससे? तो भारोत्तोलन से संबंधित हो जाती है आपकी मीराबाई चानू। कुंजी रानी भी भारोत्तोलन से संबंधित हो जाती है। वहीं साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की बात करें, यह दोनों आपकी कुश्ती प्लेयर हो जाती है। यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाती है, जिसकी आपकी मुद्रा हो जाती है पेसो। ठीक है, याद रखिएगा। हनोई जो है यह वियतनाम की राजधानी हो जाती है। ढाका आपकी बांग्लादेश की राजधानी होती है और मॉस्को आपके रूस की राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, यह स्थित है आपके पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित है यह केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। अगर केरल की बात करें तो केरल में आपके चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है, केरल के कोट्टयम जिले में। अगर बात करें यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा? तो आपका जो तंबाकू अनुसंधान, भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। वहीं अगर बात की कर्नाटक में, तो कॉफी अनुसंधान संस्थान आपके चिकमंगलूर जिले में स्थित है, कर्नाटक में। तो ये सभी जितने भी हम यहाँ पे अनुसंधान संस्थान आपको बता रहे हैं, याद रखना है आप सभी को। एक दो बार आप रिवीजन करते चलेंगे तो आप खुद ही आपको याद हो जाएगा यह सब। और आप लोग अगर एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आपने कभी नहीं सुना है, तो उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए।
नोट डाउन करने का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो यह चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए बन जाती है। तो यह सभी आप लोग नोट डाउन जरूर किया करिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि कवक में पोषण की विधि क्या है। कवक किस प्रकार अपने भोजन लेता है, तो मृत जीवी से। जो मृत जीवी होते हैं उन पे आश्रित होकर कवक अपना भोजन तैयार करता है, पोषण लेता है। कवक की बात करें, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो अंग्रेजी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हो जाती है। अगर बात करें भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाती है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आपकी हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त पद्धति कब लागू की गई थी। तो याद रखिएगा यह की गई थी आपके 1793 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर बात करें कि जो कॉर्नवालिस है इसको ही अस्थाई बंदोबस्त का आपका जनक माना जाता है और इसने ही भारत के सिविल सर्विसेज के जनक के रूप में जाना जाता है। कॉर्नवालिस क्या था, तो कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सर्विसेज के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो यह केरल राज्य से संबंधित हो जाती है। केरल की दो शास्त्रीय नृत्य है, कौन कौन से, एक तो कथकली, दूसरी मोहिनीअट्टम। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी हो जाती है, असम की सत्रिया हो जाती है, और अगर बात करें यहाँ पे तो आपके तमिलनाडु का हो जाता है भरतनाट्यम। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में आयोजित की गई थी, कहाँ की गई थी, तो यह नई दिल्ली में की गई थी। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में आपके विदेश मंत्रियों की बैठक की गई थी। वहीं अगर बात करें हम, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो 2023 में आयोजित की गई थी वह नई दिल्ली में की गई थी। G20 की बात करें तो G20 2023 की अध्यक्षता किसने की थी, तो अपना प्यारा भारत किया था। यह कहाँ पे आपकी की गई थी, तो नई दिल्ली के आपके भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। और 2023 में इसकी थीम क्या थी G20 की, तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम हो जाती है। और G20 की बात की, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं स्थित है, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय नहीं है G20 का। और G20 में आपको कितने सदस्य हो गए, तो G20 में आपके G21 सदस्य हो गए। एक और नया सदस्य आपका जुड़ा है आपके 2023 में जो अब इसका आयोजन किया गया था। यह बातें आपको याद रखनी है। 2024 में इसका आयोजन कौन करेगा, तो ब्राजील करने वाला है G20 का आयोजन। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो संसद के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है, ये आपने बताना है। तो आर्टिकल 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की बात करें, गोदावरी आपके महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। अगर बात करें गोदावरी की, गोदावरी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है। गोदावरी पर ही आपकी जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। आपकी गोदावरी नदी के जो आपकी सहायक नदी हो जाती है वो जाती है वेनगंगा, पैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती और आपकी सबरी, मंजरा, पूर्णा और प्रावरा, यह सभी नदी आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी हो गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा रावी नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, वैदिक काल में। वहीं अगर बात करें सतलुज को सतुद्री के नाम से जाना जाता था और चिनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता था और आपके जो ब्यास है ब्यास को बिपाशा के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लासी की युद्ध किसके बीच लड़ी गई थी। तो यह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, तो यह आपके 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका था। तो 3 बार लागू हुए थे। कौन कौन से, तो एक बार तो 1962 में जब आपका चीन युद्ध हुआ था, चीन के समय लागू किया गया था। फिर उसके बाद 1971 में आपके
पाकिस्तान युद्ध के बाद लड़ा गया, यह आपका लागू किया गया था। उसके बाद फिर 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इसे लागू किया गया था। तो 3 बार कुल लागू हो चुके हैं आपके भारत में आपके राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन लागू करता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। नागरहोर आपका जो यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य वो भी स्थित है और अंशी वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। और आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो इन्हें आपके 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि एशिया के पहले व्यक्ति हो जाते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। ठीक है, चले नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कि यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो यह आपके न्यूयॉर्क में स्थित हो जाता है। न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। वहीं बात करें कि यूएनओ का स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपके 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी इसकी स्थापना। वर्तमान में इसके 193 देश हैं, सदस्य देश इसके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें कि 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। और वहीं अगर बात करें कि जो ये आपका 18 दिसंबर क्या मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को आपका भारतीय अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो याद रखिएगा, यह नोबेल पुरस्कार जो शांति पुरस्कार था यह आपके 2014 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई इन दोनों को एक साथ ही आपका संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके कालिदास मेघदूत पुस्तक के लेखक है। मेघदूत पुस्तक के अलावा इन्होंने कई पुस्तक लिखे हैं, जैसे कि आपके रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम, यह सभी पुस्तक इन्होंने ही लिखा है। अगर बात करें कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यह काफ़ी रचना की है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो यह आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में यह रहा करते थे। तो कालिदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अलावा यहाँ पे पापीकोंडा नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धन्वंतरी जो पुरस्कार है यह आपके चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगखर पुनसुम। यह भूटान की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हो जाती है। वर्तमान में भूटान की बात की जाए तो वर्तमान में भूटान के राजा कौन है? तो जिग्मे खेसर वांगचुक यहाँ के राजा हो जाते हैं भूटान के वर्तमान में। अगर बात करें यहाँ पे कि भूटान को क्या कहा जाता है? भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। और इसके फ्लैग पे जो यहाँ पे इसका झंडा रहता है ना, इसके फ्लैग पे इस पर ड्रैगन छपा हुआ है। और जो यहाँ पे भूटान है, भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाती है और मुद्रा होती है नगल ट्रम्प। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। वहीं ज्योतिबा फूले की बात की, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले और यहाँ इनकी पत्नी सावित्री फूले दोनों मिलकर आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फूले की जो पुस्तक है गुलामगिरी इनकी पुस्तक हो जाती है ज्योतिबा फूले की, यह भी याद रखेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि चैत्रभूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो चैत्रभूमि आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि हो जाती है। और इंदिरा गांधी की जन्मभूमि को क्या कहा जाता है? तो इनकी जो जन्म स्थली है, इनकी जो यहाँ पे इनकी समाधि स्थल है, ठीक है, समाधि स्थल, उसको क्या कहा जाता है? तो इनकी समाधि स्थल का नाम है आपका कौन सा? तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। महात्मा गांधी की आपके जो समाधि स्थल है उनका नाम राजघाट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पंथ निरपेक्ष के दर्शन में निहित है। तो क्या निहित है आपके पंथ निरपेक्षता में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है सभी धर्मों के प्रति सम्मान या पथ निरपेक्षता में दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके
फातिमा बीबी केरल रॉ से बिलोंग करती थी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया था। यह सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश हो जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल जीके जीएस के कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, तो आरपीएफ के लिए हमने जीके जीएस के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो आपको यहाँ पे वीडियो में क्वेश्चन की जो लेवल था वह खुद ही देख के लग रहा होगा कितना अच्छा लेवल था। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वो हेल्पफुल लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।